नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है देश के सुपरहिट कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश के दम को लेकर मची राजनीतिक होड़ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नौसेना को नया ध्वज भी दिया है। नौसेना की पुराने ध्वज में से अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सेंट जॉर्जेस क्रॉस को गुलामी का चिन्ह मानते हुए हमेशा के लिए हटा दिया गया है। उसकी जगह पर अष्टभुजाकार घेरे में एंकर और अशोक स्तंभ वाला चिन्ह रखा गया है। ये चिन्ह छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में भारत के समुद्री सामर्थ्य की हम सभी को याद दिलाता है। हालांकि नौसेना के ध्वज से गुलामी की निशानी सेंट जॉर्जेस क्रॉस को अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी हटा दिया गया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उसे दोबारा नौसेना के झंडे में शामिल कर लिया गया था, जिसे अब फिर से हटा दिया गया है। एक लिहाज से आज का दिन भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन इस मौके पर भी राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विक्रांत को भारतीय नौसेना कमीशन करके आत्मनिर्भर भारत का श्रेय लेने की कोशिश की है, उस आईएनएस विक्रांत की परिकल्पना साल 2009 में ही तैयार हो गई थी। 2013 तक उसके ढांचे का 80% काम पूरा भी हो गया था और तब के रक्षा मंत्री ए के एंटनी के कार्यकाल में समुद्र में इसकी लॉन्चिंग भी की जा चुकी थी। कांग्रेस की ओर से आए इस बयान का सीधा मतलब यही निकलता है कि कांग्रेस आईएनएस विक्रांत की कामयाबी के श्रेय में हिस्सेदारी चाहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश की सेना या सैन्य शक्ति की कामयाबी पर सियासत जरूरी है? क्या आईएनएस विक्रांत को तैयार करने में किसी राजनीतिक दल की भूमिका का दावा करना सही है? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिन पर आज दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के आत्मविश्वास का दिन। के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। आत्मनिर्भरता का दिन, समुद्र में स्वदेशी शक्ति का दिन। भारत की नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया। कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के मौके पर इस एयरक्राफ्ट की तारीफ कुछ यूं की। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। जिस आईएनएस विक्रांत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी मोर्चे पर कहर बरपा दिया था, उसी के नाम पर बनाया गया ये स्वदेशी विक्रांत तमाम आधुनिक युद्ध क्षमताओं से लैस है। समुद्री मोर्चे पर चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए आने वाले दिनों में आईएनएस विक्रांत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपने बनाए हुए विमान वाहक युद्धपोत हैं। भारत के पास इस वक्त आईएनएस विक्रमादित्य के साथ ही देश में बना पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत हो गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 20 MiG-29 फाइटर प्लेन्स और 10 हेलीकॉप्टर्स को रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर इसके डेक का क्षेत्रफल है और इसकी बिजली से 5000 घर रोशन हो सकते हैं। विशेषता यह है कि ये सब कुछ भारत में बना है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के जो 5 प्रण हैं, उसकी जीवंत मिसाल आईएनएस विक्रांत है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण 28 फरवरी 2009 को शुरू हुआ था।
12 अगस्त 2013 को इसे समंदर में उतारा गया था। 2 सितंबर 2022 को इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया गया और जून 2023 तक ये पूरी तरह ऑपरेशनल होने वाला है। आईएनएस विक्रांत के रूप में भारतीय नौसेना को स्वदेशी शक्ति का समर्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा बदलाव किया है। भारतीय नौसेना का निशान ध्वज अब पूरी तरह बदला जा चुका है। आजाद हिंदुस्तान में भारतीय नौसेना के ध्वज में ब्रिटिश झंडा और सेंट जॉर्जेस क्रॉस हुआ करता था, जिसे 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने बदल दिया। तब यूनियन जैक हटाकर तिरंगा लगाया गया। फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने झंडे में सेंट जॉर्जेस क्रॉस हटाकर एंकर और अशोक स्तंभ लगाया। उसे फिर 2004 में मनमोहन की सरकार ने बदलकर सेंट जॉर्जेस क्रॉस को वापस ध्वज में जगह दे दी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उसे गुलामी का प्रतीक बताते हुए हटा दिया है और उसकी जगह नया ध्वज दिया है। भारतीय नौसेना को मिले नए निशान में सफेद झंडे पर ऊपर की तरफ बाईं तरफ कैंटोन में तिरंगा झंडा है और दूसरी तरफ नीले बैकग्राउंड के एक सुनहरे अष्टभुजाकार घेरे में सुनहरा एंकर और अशोक स्तंभ का चिन्ह है। इसके साथ ही तैतरीय उपनिषद का मंत्र शम नो वरुण लिखा गया है। इसका मतलब हमारे लिए वरुण यानी समुद्र शुभ हो। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो 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 स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। इस ध्वज में जो अष्टभुजाकार हिस्सा रखा गया है वो छत्रपति शिवाजी की मुद्रा के आकार से लिया गया है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के समुद्र में ऐसी समृद्ध नौसेना की नींव डाली थी जिससे विदेशी आक्रांता भी डरते थे। हालांकि आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग को लेकर राजनीतिक दावेदारी भी शुरू हो गई। शासन में एक निरंतरता होती है, हमारे प्रधानमंत्री उसको कभी स्वीकारते नहीं है। आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी। पर यह कहना कि ये सिर्फ 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये बिल्कुल गलत है। आईएनएस विक्रांत तो प्रतीक है कि हमारे सामरिक समृद्धि का, ताकत का। और प्रधानमंत्री जी को जरूर पता होगा कि 2009, 11 और 2013 उनके आने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स, अगर अपने भाषण में उसका भी जिक्र करते तो एक बृहद संदेश जाता। सच ये है कि किसी भी सेना की शक्ति और राष्ट्र का सामर्थ्य एक दिन में नहीं बनता और आईएनएस विक्रांत के रूप में आत्मनिर्भर भारत की अतुल्य शक्ति को साक्षात देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर देशवासी का धन्यवाद किया है। मंजीत नेगी, कोच्चि, आज तक। समंदर में तैरती हिंद की ये विक्रांत शक्ति, लेकिन इस पर भी सियासत जोरों पर जारी है। हो ही नहीं सकता इस देश में किसी भी मुद्दे पर सियासत नहीं हो। और इसी को लेकर क्या श्रेय लेने की राजनीतिक होड़ भी इस वक्त देखने को मिल रही है। चर्चा हम करने जा रहे हैं दंगल में। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आलोक शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिम बकार साहब AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोमोडोर जीजे सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं कि देखिए पिछले 20-22 सालों से इसमें ताकत लगी है और किसी एक को इसका श्रेय नहीं जाता है। नाम लेने में इतनी कंजूसी क्यों करती है बीजेपी और 2014 के बाद का ये पूरा का पूरा मामला नहीं है? अकेले श्रेय मत लें इसका। इस आरोप पर क्या है जवाब आपका? चित्रा जी, देखिए, सर्वप्रथम तो आज पूरा देश गौरवान्वित है और गौरवान्वित इसलिए है कि कैसे भारत मजबूत हो रहा है।
और उसके साथ कैसे आत्मनिर्भर भारत अब एक सपना नहीं है, ये जो संकल्प लिया था ये जमीन पर उतर रहा है। और गर्व के साथ आज कहना होगा, ये जो ताकत हमारी दिखाई दे रही है, ये जो लोग कहते थे कि भारत में ये क्षमता नहीं है कि वो खुद से एक युद्ध पोत बना सके, आज तकनीक भी हमारी है, हमारे ही जवान हैं, इच्छा शक्ति राजनीतिक भी दिखाई दे रही है। और ये पहली बार नहीं है। आपको मैं बताता हूं भारत कैसे बदला है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। राफेल 10 साल पिछली सरकार नहीं ला पाई, आज राफेल गरजता है ना, ये संभव किया है नरेंद्र मोदी जी ने जी। 1 रैंक 1 पेंशन 3 दशक तक वादा तो कोई सरकार करती थी कांग्रेस की, लेकिन पूरा नहीं करती थी। अगर करके दिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। नेशनल वॉर मेमोरियल, आप याद करिए चित्रा जी, नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग हमारे देश के जवान दशकों तक करते रहे, वो हुई नहीं पूरी, लेकिन करके दिखाया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब आपने जो प्रश्न किया मैं उस पर उत्तर देता हूं। आपने कहा ना ये श्रेय लेने की होड़ क्यों है। देखिए, विपक्ष की आदत हो गई है कि जब देश जश्न मनाता है तो ये लोग मातम मनाते हैं या श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में है और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प ले चुके हैं। ठीक है। तो ये श्रेष्ठ बनाना वर्सेस श्रेय लेना, इसकी लड़ाई है जो देश आलोक देख रहा है। शर्मा जी जवाब दीजिए, वो श्रेष्ठ बना रहे हैं, आप श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, और विहंगम पर इतना विघ्न क्यों? बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है। आलोक जी, चित्रा जी, श्रेष्ठ से ही शुरू कर देते हैं। महंगाई और बेरोजगारी में श्रेष्ठ बन गए हैं, भुखमरी में 5 पायदान नीचे चले गए। बहुत लंबी लिस्ट है श्रेष्ठता की। विश्व गुरु बनाते बनाते विश्व गुरु बना दिया, श्रेष्ठ हो गए। अब आते हैं राफेल पर। राफेल में कितना बड़ा घोटाला हुआ है कि आज तक सीबीआई डायरेक्टर बेचारे FIR करने के चक्कर में अपनी पेंशन भी नहीं पा रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की जगह 1 रैंक 5 पेंशन आ गई। आज तक भी फौजी जो हैं वो अपने धरनों पर बैठे हुए हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, अरे भाई आप मुझे केवल ये बता दीजिए, देश के अंदर अरुणाचल में वॉर मेमोरियल नहीं था क्या? क्या दार्जिलिंग में वॉर मेमोरियल नहीं था क्या? मुझे लगता है कोई भी देश अपने देश में वॉर मेमोरियल बनाना नहीं चाहता कि मेरे बहुत से ज्यादा जवान शहीद हो और मैं उसका वॉर मेमोरियल बनाकर और उस पर वोट मांगू। ये पहली देश की सरकार है जो बीजेपी। उसके बाद आते हैं कि किस तरह से श्रेय लेने वाली बात है। किसी ने श्रेय नहीं लिया। मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि 2014 से पहले देश में जो जन्म लेता था उसको शर्म आती थी, ये विदेशों में जाकर कहते हैं। ये बीजेपी के लोग पहले तो 2014 से पहले तो पूरी तरह से केले के पत्ते बांधकर घूमते थे शरीर पर, इस देश में कुछ था ही नहीं। और INS विक्रांत जो है मोदी जी ट्रेन में रख के अहमदाबाद से लाए थे। अरे भाई, देश के DRDO है, तमाम संस्थाएं हैं, शिपिंग मिनिस्ट्री है, नेवी है। एक मिनट मान, क्या उनको श्रेय देने में मैं उत्तर दे दूं जरा। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रेय देने में दिक्कत है किसी को? मैं अभी AK एंटनी साहब की 2013 की स्पीच तो सुन रहा उन्होंने था। खुद भी अपना श्रेय कहाँ लिया? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आए हैं ये INS विक्रांत। उन्होंने तो कहीं भी शब्द का जिक्र नहीं किया। मैं बताता हूँ ना, हमने भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस को श्रेय दे दो। हाँ। हमने भी 1999 से शुरू किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 5 साल। ठीक है, हम भी श्रेय की कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं, मोदी साहब आप केवल आए हैं और उसके बाद देश उदय हुआ है, ऐसा नहीं है। गौरव जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को श्रेय देने की बात कही थी हमने। तो 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब से जिक्र किया, कांग्रेस कह रही है। हाँ, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी में लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहा है। राहुल गांधी को नहीं पता होता है प्रवक्ता क्या बोल रहा है। प्रवक्ता को यह नहीं पता कि जयराम रमेश ने आज क्या कहा। जयराम रमेश का ट्वीट आप देखिए, क्या कह रहे हैं। कांग्रेस शब्द नहीं, उनकी याददाश्त तरोताजा हो गई। उन्होंने कहा ये तो 1999 में। एक मिनट शांत करा लीजिए। नहीं, उसमें कांग्रेस शब्द है क्या? प्लीज शांत करा लीजिए। एक एक करके एक एक करके एक बार उनकी बात पहले हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए आलोक जी, एक बार उनकी बात हो जाए, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हाँ,
चित्रा जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा, देखिए आज ट्वीट आया जयराम रमेश का और वो खुद ही कहने लगे 1999 में इसकी शुरुआत हुई, हमें भी क्या याद करेंगे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है किस तरह से ये लोग केवल श्रेय लेने की होड़ में है। दूसरी बात, आपको मैं याद दिलाऊं, एके एंटनी तत्कालीन हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे। राफेल जब नहीं आ पाए ना 13 तक, तो उनसे पूछा कि राफेल क्यों नहीं आए। कहने लगे देखिए हमारे पास अभी रुपया नहीं है, चुनाव हो जाए उसके बाद देखेंगे, रुपया आएगा तो लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ये फर्क है। ये लोग सपने देखते हैं, मुंगेरी लाल हैं, और वो सपनों को धरातल पे उतारने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी में है। ठीक है, प्लीज चित्रा जी, ये गलत बात है। देखिए अगर हर बार ये टोकेंगे इस तरह से, मैं आपको वादा कर रहा हूँ पूरी डिबेट बिल्कुल आगे पूरी डिबेट में मैं अभी आनंद शर्मा जी प्लीज एक एक करके, शुरू में झगड़ा नहीं करते हैं, बाकी 4 लोग भी बड़े धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आलोक जी आपके ही पास आऊंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। गौरव जी, क्या आपकी बात कंप्लीट हो गई है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं चित्रा जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि देखिए मैं अपनी बात रखता हूं, बीच में कूदने लगते हैं। मैंने तो इनके बीच में नहीं बोला। देखिए बदलाव क्या आया है चित्रा जी, जो दूसरी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी की आदत थी, गुलामी की मानसिकता इनके अंदर डीएनए में है, रोम से शुरू होती है, रोम रोम में आ गई है। अब आप बताइए, मेरे हाथ में ये तस्वीर है, आज जब हमने देखा एक नया ध्वज मिला है, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये जो जॉर्ज क्रॉस था ये हटा दिया था। चित्रा जी, क्या भारत ये नहीं पूछेगा जो चीज हटा दी गई उसको पुनः वापस क्यों लाया गया? और आज नरेंद्र मोदी जी ने फिर से वो किया, जो जन भावना थी उसका सम्मान करके बताया कि भारत की ताकत ये है कि हमारा अपना नौसेना का ध्वज होगा, हम क्यों जॉर्ज का क्रॉस रखेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी बदलाव करते हैं, वो गुलामी की मानसिकता सोनिया गांधी उसे वापस लाती हैं। इनके लिए सेंट जॉर्ज का क्रॉस बड़ा अहम होगा, हमारे लिए हमारा तिरंगा और हमारा अब इस पर जवाब ले लेते हैं। अशोक चिन्ह भी था उसमें, जो भारत हटा दिया गया था। आलोक शर्मा जी, ये बात तो सही है ना, 2001 से लेकर 2004 तक ये जो बदलाव किए गए थे, 2004 में सरकार बदलने के बाद फिर उसको लागू कर दिया जाता है, जॉर्ज क्रॉस फिर लेकर आया जाता है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, कितना प्रेम किसको था उससे, और अशोक चिन्ह को हटा दिया जाता है। मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं। जो 1968 का अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करने का जो गाइडलाइंस हैं, इसको जरा एक बार पढ़ लीजिए। 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं उसको भी पढ़ लीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि पढ़ना नहीं है इन लोगों को, केवल और केवल दूसरे लोगों को आरोपित करना है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हटा दी, अब बोलने में दीजिए ना मुझे। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अब मुझे बताइए। सुनिए ना मैम, अरे मैम सुनिए ना जरा। अभी तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी चिन्ह को ना हटाती है ना लगाती है। क्या बीजेपी ने आज हटाया है? क्या नेवी की एक कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन के बाद ये किया गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि केवल और केवल ब्रिटिशर्स के नाम से ही अगर वहां पर गुलामी का वो है, तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में क्यों पार्टिसिपेट करके मोदी साहब बड़े बड़े चिट्ठियां लिख रहे थे कि बड़े बड़े किस बहुत अच्छा हो गया है। वो कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है भाई? वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है? उससे बाहर क्यों नहीं हो जाते आप लोग? ये नौटंकी करना बंद कीजिए। अब मुद्दे पर आता हूं मैं। मुझे केवल ये बता दीजिए कि राफेल में न टेक्नोलॉजी आई और 526 करोड़ का जहाज जो है वो 1650 करोड़ का कैसे हो गया? नहीं आलोक शर्मा जी, एक सेकंड इस पर जरा एक सेकंड, दर्शकों की जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी है। आलोक शर्मा जी इतने वरिष्ठ हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि एक कमेटी की सिफारिश थी कि अशोक चिन्ह को हटा दिया जाए और जॉर्ज क्रॉस जो था उसको वापस लेकर आ जाए। मेन मुद्दे पर रहते हैं सर, इधर उधर नहीं जाते हैं। ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा कौन था, आखिर ऐसा कौन था जिसको इतनी ज्यादा बेचैनी थी जॉर्ज क्रॉस के उस चिन्ह को दोबारा से वापस लाने की, वो भी तब जब 2001 से लेकर 2004 तक वो चिन्ह नेवी का प्रतीक चिन्ह बना रहा था। इस बारे में आपको बताना होगा, अगर श्रेय आप ले रहे हैं तो ये हटाया किसने, इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी आलोक जी। देखिए मुझे लगता है, मैंने आज डिफेंस एक्सपर्ट से एक से बात की, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से नेवी का फैसला था, इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। अगर सरकार का कोई इंटरफेरेंस था तो आज की वर्तमान की सरकार बताए किसका इंटरफेरेंस था। सरकार क्यों केवल आरोप लगाकर भाग जाना चाहती, बताए किसका इंटरफेरेंस था। मुझे केवल ये लगता है और पूरे देश को ये लगता है कि डिफेंस का जितना पॉलिटिसाइजेशन इस सरकार ने किया है किसी ने नहीं किया है। चीन के
चीन जो है 10 जगह पर हमारे यहाँ पर घुसकर बैठा हुआ, गांव की गांव बसा रहा है। उसके बावजूद ये सरकार कह रही है ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई अंदर आया था। अरे भाई, आप लोग केवल ये बताइए ना, पुलवामा के अटैक की जांच कहां तक पहुंची? गौरव भाटिया जी और चित्रा त्रिपाठी जी दोनों बताएं कि कौन सी गाड़ी थी जो टकराई थी काफिले के साथ। मिस्टर आलोक शर्मा, यहाँ पर सवाल आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे, एंकर यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हुई है, ठीक है ना सर? ये व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं आलोक शर्मा जी, बिल्कुल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। कोमोडोर जी, जी मैं आपके पास आते हुए, ये जो इस वक्त सियासत चल रही है, ये इस वक्त, अरे सर आप मुझसे कैसे सवाल पूछेंगे? यहाँ पर पत्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए आप बैठे हैं पत्रकार से, प्लीज सर, गलत बात है। कोमोडोर जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, सर ये जो होड़ लेने की सियासत चल रही है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मौजूदा वक्त में अगर इस तरह से श्रेय लेने की सियासत है तो क्या इससे नुकसान भी होता है? इस पर क्या टेक है आपका? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी जो इसके अंदर टेक है वो ये है कि हमें अपने सोचने के नजरिए को बदलना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो डिफेंस सर्विस होती है, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, जो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जो नेवी चीफ होते हैं या आर्मी चीफ होते हैं, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक काम करती है। और अगर मैं शुरुआत से लूं तो जो हमारी एविएशन ब्रांच है, जिसको INS विक्रांत कहते थे पहले, जिसके ऊपर मैंने 3 साल सर्विस भी की है जी। उसका जन्म जो हुआ था, जैसे इंडिया का जन्म हुआ 1947 के अंदर, 47 के अंदर, और जहां दिल्ली में आप ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो उस टाइम दिल्ली में जैसे सब तरफ तंबू रेफ्यूजियों के लगे हुए थे, तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, और उसके बाद 61 के अंदर उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक, हालातों को देखते हुए, नेवी की एक बढ़तन को देखते हुए पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 में लिया। बिल्कुल। तो हमें इसका बचपन से, जैसे एक आदमी बड़ा होता है, जैसे ही नेवी बड़ी हुई है, तो मैं समझता हूँ अब हम 60 साल के बाद एक जवानी, एक जैसे अडल्टहुड में आ चुके हैं, और अभी जो परिस्थितियां हैं, जो टाइम्स हैं, जो ईरा है, वो बदल चुका है। तो अभी उनके पिछली बातों के ऊपर टिप्पणी करना तो मैं ठीक नहीं समझता। हर एक प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे पंडित जी हों या हमारे ऑनरेबल मोदी जी हों, तो मैं समझता हूं दोनों ने पूरा जोर लगा के देश को आगे करने की कोशिश किया। तो हमें सबसे पहले एक जो नजरिया है उसको बदलना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा मैं ये कहूंगा कि विक्रांत जो अभी जिसने आज फिर जन्म लिया है, हाँ। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक स्टेप माना चाहिए, माइलस्टोन माना चाहिए, क्योंकि ये एक रियलाइजेशन जो हमारी एक कमिटमेंट थी कि हम सेल्फ रिलायंट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, बिल्कुल, की डायरेक्शन, दिशा की तरफ है। बिल्कुल। और साथ में ये मैं कहूँगा कि हमने हमेशा नेवी के अंदर सोचा है कि जो नेवी वो ब्लू वाटर नेवी बने। बिल्कुल। ब्लू वाटर नेवी तभी बनती है जब उसके अंदर को कैरियर्स होते हैं। तो अभी हमारे पास पहले विक्रांत था, उसके बाद विराट आया, फिर विक्रमादित्य आया, अभी विक्रांत को दोबारा हमने जीवित किया है। और आपने ब्लू कलर का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया। दरअसल 2001 से लेकर 2004 तक जो प्रतीक चिन्ह था उसको जब हटाया गया था, तो जिस कमेटी की ओर से सिफारिश की गई थी, अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा आप कोमोडोर, तो उस समय यह कहा गया कि दरअसल नीला रंग जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे तर्क गढ़े गए और उसके बाद फिर पुराने ही प्रतीक चिन्ह को, बजाय इसकी कि हम उसको और मजबूत करें और अपनी हिंदुस्तानी पहचान के साथ आगे बढ़ें, हमने पुरानी चीजों को फिर से ले आकर खड़ा कर दिया। इसी वजह से सवाल तो पूछे जाएंगे। एक बार सीधे मैं अनुराग भदौरिया जी के पास जाते हुए, अनुराग भदौरिया जी, अगर बीजेपी आज की तारीख में इस बात का श्रेय ले रही है, देखिए ये बात तो सही है ना कि गुलामी के प्रतीकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है और 2014 के बाद उसमें काफी ज्यादा तेजी आई है, तो अगर आज उसका वो श्रेय ले रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? अनुराग, मुझे लगता है चित्रा जी, इतनी अच्छी चीज देश को मिली है, हाँ। तो मुझे पूरा विश्वास था जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलना शुरू करेंगे तो श्री गणेश करेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मादेव सर्व कार्येषु सर्वदा। नई चीज आई है, श्री गणेश का उच्चारण करना चाहिए था, अच्छा लगता। तो लगता है कि आप हिंदुस्तानी बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू किससे की? भारतीय जनता पार्टी पूछती है, भारतीय जनता पार्टी बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान पूछता है कि विक्रांत जब 1971 में भी था, अब उसका नया वर्जन आया 2004 में, जब वो खत्म हो गया
तब उसको मॉडिफाई करके 13 साल पहले तो शुरू हुआ। अच्छी बात है, पूरा देश ने चूंकि पूरी भारतीय टेक्निक से बना है, ये गर्व की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए गर्व की बात है कि भारतीय टेक्निक से बना है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, अब जाके कंप्लीट हुआ है। अभी भी नहीं हुआ, अभी 2023 में वो कमीशन होगा। बताना चाहिए था, उसकी खासियत ही बचानी चाहिए थी कि पहले इसमें 18 एयरक्राफ्ट आते थे, अब 30 से 35 आएंगे। पहले इसमें 1100 लोग जो सैनिक आ सकते थे, अब इसमें 1700 आएंगे। अच्छा लगता ना सुनने में, देश को भी पता चलता पहले इसकी अब इसकी कीमत 20,000 करोड़ की है, अब इसका वजन 45,000 टन का है। आप जैसे लोगों को बताने के लिए ही एक वीडियो भी जारी किया गया है। हाँ, वो वीडियो नहीं देखा आपने? वीडियो नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब यहाँ बोल रहे थे, बजाय इसकी क्रेडिट लेने की बजाय हिंदुस्तान को बताते कि वो क्या है, उसके बारे में बताते। लेकिन वो हड़बड़ाहट में ऐसे हैं कि हम नाम लूट लें। नाम लूटने की जरूरत नहीं है। नाम लूटना होता तो आज हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के लिए थू नहीं कर रहा होता। आज महंगाई बेरोजगारी की बात करते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग नहीं रहे होते। ये इनकी आदत है क्रेडिट लेने की। उत्तर देने दीजिए। जब हमने 100 डायल बनाया था तो 112 कर दिया। अरे फिर आप कहाँ चले गए? लौट कर आते हैं ना, आईएनएस विक्रांत पर बात करने के लिए बैठे ना आप लोग, मुद्दे से भटक जाते हैं। मुद्दे से भटक जाते हैं ना, भटक रहे हैं आप। हाँ, जल्दी बोलिए, जल्दी से। नहीं भटक रहा हूँ मैं, तो विक्रांत के बारे में बता रहा हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए ना, अगर 10 सेकंड में फिर आप डायल 100 कहाँ से लेकर आ रहे हैं? फिर आप डायल 100 उत्तर प्रदेश उधर मत जाइए, विक्रांत पर ही रहते हैं। विक्रांत सुन तो लीजिए आप, अगर आप पेशेंस से सुन लेंगे तो पता चल जाए क्यों लेके आया। हमने 100 डायल बनाया था, इन्होंने 112 करके वाहवाही लूटनी चाहिए, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये आदत में है इनके, ये हर चीज की वाहवाही लूटने की होड़ में रहते हैं। ये नहीं कि हम हिंदुस्तान के लिए काम करें या हिंदुस्तानियों की बात करें, नहीं, हिंदुस्तानियों से कोई लेने देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिया, तो देश के प्रधानमंत्री जी। अजय आलोक जी, आसिफ वकार साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी से जल्दी से इस पर वो कह रहे हैं कि केवल क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई होती है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। गौरव भाटिया जी, और ये बात तो सच है ना कि 2009 में आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई थी, यानी कि उसका प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन तो तभी शुरू हुआ था। 11 में विक्रांत का ड्राई डॉक बाहर आया था, यानी कि ढांचा बनकर तैयार हुआ था, और 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। तो मतलब इस बारे में जिक्र होना तो जरूरी है ना गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, जब मैंने अपना प्रथम वक्तव्य दिया तो मैंने बात करी भारत की। श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमारी सेना को और मजबूत करेंगे, और किस तरह से यहाँ पे अनर्गल बयान लगाए गए, मेरे मुंह में शब्द डाले जा रहे हैं। श्री गणेश करते हैं, याद करिए, राफेल पर जब नारियल फूटा तो किस किस का दिल था टूटा, जिसमें कांग्रेस भी थी, जिसमें सपा भी थी। कह रहे थे चित्रा जी, अगर ये ऐसे बात करेंगे हो नहीं पाएगा, प्लीज शांत कराइए। नहीं बोल पा रहे तो आप बोल दीजिए, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बोलिए। चित्रा जी, ये सब करना है चर्चा में? सूर्य कोटि बताइए, तोतों को आप बुला लेती हैं, मेरे से निकले हुए। प्लीज, ये गलत तरीका है। एक बार उनकी बात को पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। गौरव भाटिया जी, प्लीज, 2 और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आसिफ वकार साहब भी बैठे हैं, अजय आलोक जी भी बैठे कर रहा हूँ, क्योंकि नई मैं कुछ कर नहीं सकता, आप लीजिए, जवाब आप सुन लीजिए, उसके बाद। लेकिन वो ये सब क्या कर रहे हैं? गौरव भाटिया जी, ये सब क्या कर रहे हैं, आप बताइए। हाँ, नहीं आता है, कोई बात नहीं, चलो नहीं आता है, अच्छी बात है। अनुराग जी प्लीज, नहीं आता है, अनुराग जी तरीका नहीं है। चित्रा जी, मैं एक बात आपको याद। भदौरिया जी प्लीज। अरे मैं तो गणेश स्तुति कर रहा हूँ, तो मैं पाप कर रहा हूँ क्या? चित्रा जी, कमाल की बात कर रही हैं आप। मैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा बोल रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ? निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये मैं पाप कर रहा हूँ क्या? ठीक है सर, हो गया। अब आप उस पर जवाब सुन लीजिए प्लीज, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है ना। अगर आप उनके बीच में टोकेंगे, वो आपके बीच में टोकेंगे, तो डिबेट नहीं बीच में नहीं टोक रहा हूं। आपने सुना दिया सर, सबको पता चल गया कि आप बहुत अच्छा इस तरह से गणेश जी की वंदना करते हैं। प्लीज, अब हो गया, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, अच्छा लगा कि इन्होंने यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन मैं याद दिलाता हूँ, भारत को क्या याद है? भारत को याद है कि आजम खान ने किस तरह से सेना को बांट के कहा था कि कारगिल की चोटी फतेह करने वाले अल्लाह अकबर के नारे लगा के मुसलमान जवान थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम वहां किया। अखिलेश यादव इनसे बड़े नेता ही हैं, इनसे छोटे नेता तो है नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, ये बताओ कि प्लीज चित्रा जी, मेरी रिक्वेस्ट है, या तो आप इनको स्क्रीन से हटा दीजिए, मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, मैं आपको बताऊं, हमारे ऑफिस में ये चपरासी ना बन पाए, और तब भी ऐसे आप विभाग के हम लोगों से चर्चा करवाती है क्या? एक बार उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए, फिर आप बोलिएगा। अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका ठीक नहीं है। अजय आलोक, आसिफ वकार दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए।
श्रेय देने में क्या दिक्कत थी गौरव भाटिया? धन्यवाद। अगर ये बात चित्रा सही जी- है कि बीते 22 सालों में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के दौर में भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, तो अगर उसका क्रेडिट उनको दे दिया जाए तो इसमें क्या कम हो जाता? अब चित्रा जी आप ध्यान से सुनिएगा, आप बार बार श्रेय की बात कर रहे हैं। एक लाइन पहले सपा पे और बोल दूं, अखिलेश यादव ने कहा था कि गुजरात से कितने जवान शहीद होते हैं। आर्मी को धर्म में और क्षेत्र में बांटने का काम किसी ने किया तो इसी सफाई ने किया। अब मैं बताता हूं आपको बदला क्या है। याद करिए, एके एंटनी ने क्या ये नहीं कहा था कि राफेल खरीदने के लिए रुपया नहीं है, राफेल आ गया। क्या ये सत्य नहीं है? वीवीआईपी चॉपर खरीदना सोनिया गांधी की प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी। और 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, वो इन्होंने नहीं दी। कौन लाया आपको मालूम है? श्री नरेंद्र मोदी जी 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट लाए। तीसरी बात, यहां आर्मी के वेटरन बैठे, उनसे पूछिएगा, DSDBO ये ब्रिज बनना था। आपको मालूम है एके एंटनी ने संसद के पटल पर कहा कि हमारी पॉलिसी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ नहीं, यही बेस्ट पॉलिसी है। पार्लियामेंट की स्पीच पढ़ दूंगा मैं 2013 की। वो DSDBO ब्रिज 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो है वो कैसे बना? जो रोड सारी बनी और ब्रिज बना वो नरेंद्र मोदी जी ने करा। कैसे किया? 4 साल के कम समय में जो 10 साल तक इनकी सरकार रही, पूरा नहीं कर सकी। अब आप मुझे बताइए, अगर त्वरित गति से एक काम पूरा होता है और देश मजबूत होता है तो ये लोग छाती क्यों पीटने लगते हैं? अगर नारियल फूटा तो इनका दिल क्यों टूटा? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। ये इधर उधर इन्फ्लेशन पे चले गए, बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है उस पे बात करें तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात अंत करूंगा, आप बताइए, इन्होंने जो वापस सेंट जॉर्ज वाला इंसिग्निया वापस लाए, ये कैसे ले आए? इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। पूछ लीजिए कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सरकार इनकी, हम बताएंगे कि वापस कैसे लाए। अरे सोनिया गांधी को उससे प्यार था इसलिए वापस लाए। तो 2014 में जब सत्यमेव जयते आप लिखवा रहे थे उसी समय बदल देते गौरव भाटिया जी। सवाल तो ये भी पलट कर पूछ लिया जाएगा ना, 2014 में जब उसी के नीचे आप लिख रहे थे सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ के, तो उसी समय बदल लिया जाता। चित्रा जी सारे कार्य हो रहे हैं ना। हाँ चलिए, सारे कार्य हो रहे हैं। बदला वो सवाल नहीं है। ठीक है, हमने आज बदला है तो आप कह रही है आप पहले बदल देते। ये आपका प्रश्न है। नहीं, दोनों ही लोगों से मैं सवाल पूछ रही हूं, किसी एक से सवाल नहीं आप भी खुश है, हम भी खुश है। देश के ज़हन में जो सवाल है वही सवाल लेकर आलोक जी आप इसका जवाब दीजिएगा, आलोक शर्मा जी। लेकिन उसके पहले आसिम वकार साहब वो कह रहे हैं कि आसिम वकार साहब दिखाई नहीं दे रहे अभी हमें। अजय आलोक जी सीधे आपके पास आते हुए, अजय आलोक जी अब सीधे आपके पास आते हुए, श्रेय लेने की राजनीतिक होड़ या इसको जो कुछ भी कहें, लेकिन अगर श्रेय दे दिया जाता या उसका थोड़ा थोड़ा बंटवारा हो जाता तो कम से कम एक तसल्ली तो रहती। जिन लोगों के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, अगर वो लोग आज की तारीख में क्रेडिट चाहते हैं तो दे देने में क्या हर्ज है? चित्रा जी, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन देश को यह भी सोचना चाहिए कि जब 1999 में डिजाइन प्लान होना शुरू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वो 1999 था। 2004 में जब इसको ऑर्डर किया गया था, वो वाजपेयी जी की सरकार थी जिसने ऑर्डर किया, तब इस शिप का बजट था $0.5 बिलियन। और आज 2022 में जब ये शिप हमें मिला है, जो कि मिलना था 2010 में या 12 में मैक्सिमम, ये हमें मिला है 22 में, तो इस शिप की कॉस्टिंग हो गई $3.15 बिलियन। ये $3.25 बिलियन का नुकसान देश की गति कम होने से हुआ। इसका क्रेडिट और इसका श्रेय कौन लेगा? 4 में ऑर्डर किया हुआ शिप, अभी आपने कहा कि 2009 में इसकी फर्स्ट कीलिंग हुई थी। क्यों कीलिंग हुई 2009 में? 4 में क्यों नहीं हुई? ये जो कंसिस्टेंट डिले हुए जिसके कारण देश को $3.25 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। आज उसी समय में हमारे पास तीसरा युद्धपोत भी होता, जो कि हमारी नेवी डिमांड कर रही है कि 3 युद्धपोत चाहिए, ताकि एक ईस्टर्न फ्रंट पे रहे, एक वेस्टर्न फ्रंट पे रहे और एक हमेशा फिटिंग के लिए तैयार रहे। आज ये गर्व का दिन है कि हमारे पास, हम उन देशों की कतार में शामिल हो गए जिसके पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये भारत के लिए, पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। ये क्रेडिट लेने का टाइम नहीं है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, ये देश की संपत्ति है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है। आज हमें इससे एक लेसन जरूर लेना होगा कि आने वाले दिनों में राफेल को आने में 16 साल लगे, कौन क्रेडिट लेगा, किसको श्रेय जाता है? आज तो कम से कम एक प्रण तो लें, चाहे जो भी सरकारें रहें, जो भी सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश तो रहेगा। बिल्कुल, कि देश में गति जो है वो बढ़ के रहनी चाहिए, गति कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की गति कम होती है तो देश को नुकसान पहुंचता है। और जहां तक रही कि
फॉरेन चिन्हों को, गुलामी के प्रतीकों को हटाने की बात, वो बिल्कुल सही है। गुलामी के प्रतीकों को हटाना भी चाहिए, मुगलों के नाम भी बदले जाने चाहिए। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये भी देश वो की कह रहे हैं तरफ मुगलों के नाम भी बदले जाने चाहिए। आलोक शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी एक बार इनकी बातों पर। आसिम बकार साहब का भी जवाब ले लेती हूं। लेकिन आगे से चूंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज आकर कहा है कि 2013 में ही हो गया था और तमाम बातें कहते हुए निशाना साधा है, तो आसिम बकार साहब कम से कम गर्व वाले पल पर ये रोना धोना क्यों शुरू हो जाता है? सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। और अजय आलोक ने वैलिड पॉइंट उठाया है ना, लेट लतीफी से हिंदुस्तान का कितना करोड़ों जाया होता है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो अगर बीजेपी लेकर आ रही है और उसके समय में उद्घाटन हो रहा है या चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो यकीनन वो उसका श्रेय लेगी और आप लोग क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए, अजय आलोक जी पर मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। इनको बहुत फिक्र है देश के पैसे, देशभक्त आदमी है। आप नहीं है। उस विक्रांत पे तो सब बोल दिया सबने, कुछ बचा ही नहीं है। लागत भी बता दी गई, कब बनने को तैयार हुआ, कब बन के आया, कब लॉन्च हुआ, सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन अजय आलोक जी की बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लागत में डिफरेंस आया है, ये नुकसान देश का हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज जो 20,000 करोड़ रुपए का ये जहाज है, अगर जो दोस्तों को पैसे माफ कर दिए गए हैं, 10 लाख करोड़ रुपए जो माफ कर दिए गए, और 5 लाख करोड़ का जो ब्याज माफ किया गया है, अगर ना माफ किया जाता तो 75 ऐसे INS आ जाते। 75 INS, वो जो पूरे देश का पैसा कुछ लोगों को दे दिया गया, 10 लाख करोड़, उसमें कितने फाइटर प्लेन आ जाते? अजय आलोक जी जरा उठाइए, जोड़िए जाड़िए जरा एक मिनट। अगर 1000 करोड़ का एक फाइटर प्लेन माना जाए एवरेज, तो 10 लाख करोड़ में कितने आ जाएंगे? फाइटर प्लेन नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। फाइटर प्लेन नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। सुधार कर लीजिए। सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो सर, मैं देश की वायुसेना की बात कर रहा हूँ कि अगर इतने पैसे माफ ना किए जाते तो कितने फाइटर प्लेन आ जाते, और अगर इतने पैसे माफ ना किए जाते तो 20,000 करोड़ का तो एक INS है ये विक्रांत। ये किसने आपको बोला कि कितने पैसे माफ कर दिए गए? अरे सर, खुद बोला गया है, लोकसभा में बोला गया है। किसने बोला? बताइए, बोलने दीजिए सर, मेरी भी थोड़ी जानकारी बढ़ेगी। मुझे नहीं पता इतने माफ हो गए। हम सब की तरफ लेड से, ऑफ और राइट ऑफ में अंतर शायद पता नहीं है आपको, तो मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है ना। हम सब की तरफ से देश की नौसेना को बधाई, बहुत बधाई। और मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, उनके सवाल का जवाब तो दीजिए आसिम बकार साहब। अब देखिए गोल में फिर चले गए, मतलब जिस मुद्दे को आप उठा रहे थे उन्होंने पलट के सवाल पूछ रहे, तो अब आप INS विक्रांत जरा उनके सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ये जो माफी की बात कह रहे हैं, किसने कहा था? देश को जानने का हक है, सभी की नॉलेज बढ़ेगी। आ रही हूँ एक बार आसिम बकार जी की तो बात हो जाने दीजिए, आप उनका समय क्यों ले रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? अरे उनकी बात तो हो जाने दीजिए। आसिम बकार साहब को तो बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया जी। अब देखिए, अपने ही एक विरोधी की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं आप। एक सेकंड उनकी बात, आसिम बकार की बात हो जाए, आसिम बकार की बात हो जाए अनुराग भदौरिया जी। आप क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज सर, उनका समय मत खराब कीजिए ना, उनका समय मत खराब कीजिए प्लीज। अरे तोते को आप बुलाती क्यों हैं? देखिए नष्ट करते हैं हैसियत पे। वो देखो अपनी औकात पे आने लगे धीरे धीरे। वो कह रहे हैं कि मुझे आप सब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे लिए जल्दी करो। वो इंतजार कर रहे हैं। अरे INS विक्रांत पर बात हो रही है, देश के लिए गर्व का विषय है। सरकारें यहाँ पर श्रेय लेने की कोशिशों में भले रहें, लेकिन कम से कम देश के लिए गर्व का विषय है। सब्जेक्ट से मत भटके आप लोग इधर उधर, और बीच में मत बोलें। आसिम बकार जी की बात एक बार पूरी हो जाए, अनुराग भदौरिया उसके बाद खूब बोलेगा। आलोक शर्मा जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आसिम बकार साहब जल्दी से अपनी बात को आप पूरा करें। देखिए, हमारे देश की सेना बहुत ताकतवर है माशाल्लाह से, और हमारे पूरे देश की दुआएं हमारी सेना के साथ। लेकिन एक आपके ही चैनल की एक खबर पढ़ रहा था मैं वेबसाइट पे, फरवरी 2022 की है। उसमें आपने ही लिखा कि चाइना ने हमारे देश में 38,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया। अब तक के 38,000 किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली। आप ही के चैनल की रिपोर्ट है कि उसने ब्रिज बना लिया, अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और बहुत से चैनल्स और अखबारों की खबर यह है कि कहीं 100 गांव बसा लिया, कहीं 100 किलोमीटर पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, कहीं कुछ। मैं आपके चैनल पे गुजारिश करूंगा, हमारी सेना बहुत शानदार सेना है, उसको परमिशन नहीं दी जा रही। गौरव भाटिया जी से इसका मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन सर वो उस सवाल का जवाब अभी तक बाकी है।
जो अजय आलोक जी की ओर से उठाए गए थे। जल्दी से उस पर जवाब दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जी आपके पास, फिर आलोक शर्मा जी। अजय आलोक जी से कह रहा हूँ, अजय आलोक जी से कह रहा हूँ। अजय आलोक जी वो हेमंत बिश्व शर्मा जी का बुलडोजर और हमारे फंस गए ना सर आप, इतने बड़े बड़े आंकड़े लेकर आए कि मित्रों का पैसा माफ कर दिया गया। अब पलटकर सवाल पूछा जा रहा है कि आंकड़े कहां से लेकर आए हैं, तो आप बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। सर आंकड़े जिसके पास हैं उसको आप बता देते। ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी से इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ अजय, उसके बाद आलोक शर्मा जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो बार बार चीन का मुद्दा उठा रहे हैं गौरव भाटिया जी। चीन के मुद्दे पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार सरकार को घेर रही है और उस पर आप लोग बात करने से बचते हैं। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, हम किसी बात करने से नहीं बचते हैं, डरते तो ये लोग हैं। अभी आपने सुना, इन्होंने कहा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है वो दे दी गई। बिल्कुल वो जमीन हमारी है, वापस कोई लाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी से ही जनता को उम्मीद है। वो दी किसने आपको मालूम है? कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन ये लोग अपमान करते हैं कर्नल संतोष बाबू, जो शहादत दी जिन्होंने देश के लिए, और 19 उन सैनिकों का जिन्होंने अपनी जान दे दी चित्रा जी, और 1 इंच भूमि हमारे देश की कोई ले ना सका, और पीछे खदेड़ा और चीनी सैनिकों को मार गिराया। और ये यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जमीन चली गई। मैं कहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना कह चुकी है कि 1-1 इंच भूमि सुरक्षित है, और किसी माइका लाल में दम नहीं है कि वो 1 इंच भूमि भी भारत की ले सके। दूसरी बात, चीन पे ये देखिए, राहुल गांधी हस्ताक्षर करते हैं एमओयू चीन के साथ जी जिनपिंग के। मैं पूछना चाहता हूं, इस एमओयू में क्या ये लिखा है कि देश से गद्दारी करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे? इस पे सवाल पूछिए। अगर उत्तर मिल जाए और ये एमओयू सार्वजनिक हो जाए तो बताइए। और अंत करूंगा, एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी जी ने क्या कहा आपको मालूम है? मेरे हाथ में उनकी एक न्यूज है। वो कहते हैं 7 सैनिक की शहादत हुई है और 5 जो है वो मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए, इस तरह के लाशों में धर्म ढूंढना, वो भी सैनिकों की, कितनी ओछी और घटिया राजनीति है ओवैसी की। ठीक है, आप बोलेंगे, लेकिन उसके पहले आलोक शर्मा। अरे सैनिक शहीद होता है अपने देश के लिए। ठीक है आलोक शर्मा जी, लेकिन एक बार फिर से लौटकर मुद्दे पर आते हुए, हालांकि गौरव जी ने जो आरोप लगाया उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। मुद्दा तो यही है ना कि लेट लतीफी जो होती है, जो अजय आलोक ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, लेट लतीफी की वजह से देश को नुकसान होता है आलोक शर्मा जी, और हिंदुस्तान को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। चित्रा जी देखिए, नेवी के अगर किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे 2016 तक तो इसमें डिजाइन में भी चेंजेस हुए हैं, और 2018 में आना था, लेकिन इसको कोई ना कोई पार्टी बना रही थी, नेवी के लोग, डीआरडीओ के और तमाम लोग, साइंटिस्ट लोग बना रहे थे। इसके अंदर कहना कि लेट लतीफी हो गई, 8 साल से पकड़े कर रही थी सरकार, ये फिर तो 2 ही साल में बना करके खड़ा क्यों नहीं कर दिया? दूसरी चीज, 8 साल से गुलामी के क्यों वो प्रतीक चिन्ह वहां पर नेवी के उस पर लगे हुए थे, उसका कोई उत्तर नहीं। अब आते हैं अजय आलोक जी, जो बीजेपी का बहुत पक्ष रखते हैं आजकल टीवी चैनल्स पे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पार्लियामेंट में कहा है 9.91 लाख करोड़ रुपीस का लोन माफ किया गया है। ठीक है, वापस नहीं आएगा वो, और 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ किए हैं, ये पार्लियामेंट के सदन में पिछले सेशन में दिया है। और अगर ये माफ नहीं किया जाता तो उसमें कैलकुलेशन मैं बता देता हूं, उसमें 3000 राफेल आ जाते, जो मोदी जी आज 3 गुना कीमत पर लेकर आए। मैंने तो कैलकुलेशन कर ली, इन्होंने नहीं की होगी। अब उसके बाद आते हैं कि जो बार बार झूठ की बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कहां पर किसी खुश हो रहे हैं आपकी बात पर, वो भूल गए थे। एक मिनट मैम, सुनिए ना जरा, सुनिए ना जरा, सुनिए ना जरा एक बात। एंटनी साहब ने कभी भी नहीं कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ये झूठ के पुलिंदे बांधना बंद कर दीजिए। अफगानिस्तान में चाहे पार्लियामेंट हो, भूटान में चाहे एचईपी हो, मंगल, एक मिनट, अरे भाई सुनिए ना जरा, ये किस संदर्भ में क्या कहा गया है? ये तोड़ मरोड़ के जो आपका आईटी डिपार्टमेंट पेश करता है, इसको बंद कर दीजिए। मंगलयान हो चाहे वो लाहौल, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। माफी के साथ आप तमाम मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन आईएनएस विक्रांत के जरिए हिंदुस्तान को एक नई ताकत मिली है। यह दिन जश्न का है, लेकिन जश्न पर भी अगर इस तरह की राजनीति होगी तो सवाल पूछे ही जाएंगे। आज दंगल का हमारा सवाल था, भारतीय नौसेना की शान आईएनएस विक्रांत पर श्रेय लेने की राजनीतिक होड़ क्या सही है?
आपकी जो जवाब मिले हैं 8% लोगों का जवाब तो हाँ में है, लेकिन 92% देश की जनता बोल रही है कि ये पूरी तरह से गलत है। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।